वेलकम माय डियर। आज हम देखने वाले हैं द फोन। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बाकियों से अलग है। इसमें एक आदमी जिसकी पत्नी की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी, एक दिन अचानक उसकी पत्नी का फोन आता है जो कि 1 साल पहले के समय से बात कर रही है, यानी कि पास्ट की टाइमलाइन से। अब क्योंकि इस आदमी को तो पता है कि मेरी बीवी की मौत कैसे होगी, तो वो उसे किसी तरह बचा लेता है। लेकिन प्रेजेंट की टाइमलाइन में चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसने पास्ट को बदल दिया था और सब कुछ तितर बितर हो जाता है, जैसे कि मार्वल में होता है, लोकी सीरीज में हुआ था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा, चलिए करते हैं मूवी शुरू। मूवी की शुरुआत में हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लेबर यूनियन का हेड है और उसे कुछ लोग बुरी तरह से मार रहे होते हैं। साथ ही इन सब की छुपकर कोई वीडियो भी बना रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर एक लोकल पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद है जिसके इशारे पर ही लेबर यूनियन के हेड को मारा जा रहा है। इसी बीच हमें न्यूज के जरिए ये पता चलता है कि सोलर फ्लेयर के कारण मोबाइल फोन्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिस्टर्ब रहेंगे। दरअसल सोलर फ्लेयर एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूरज में किसी एक जगह पर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होने से होती है। इसकी वजह से सूरज की रोशनी पहले से ज्यादा हो जाती है, लेकिन इससे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। ये सिर्फ मूवी में दिखाया गया है। फिलहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हमें जॉन नाम के एक आदमी का घर दिखाया जाता है जो कि वकील है। उसकी बीवी रोज को किसी ने मार दिया है। उसके घर पर हम पुलिस को देखते हैं जो जॉन से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। इसी के साथ सीन दिन के समय पर शिफ्ट हो जाता है, जहां रोज जॉन को एक नोट देती है जिसमें कोई उसको मारने की धमकी दिया था। इस नोट को देखकर जॉन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो रोज से कहता है कि मैं जिस तरह के काम कर रहा हूँ उसमें ऐसी धमकियां तो मिलती रहेंगी। अब एक वकील हर किसी को खुश तो कर नहीं सकता। फिर रोज जॉन से शाम को जल्दी घर आने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो चाहती है कि वो अपने पति के साथ बाहर डिनर पर जाए। दोनों की शादी को 14 साल बीत चुके हैं और उनकी एंजेला नाम की एक बेटी भी होती है जिसे आज एक कंपटीशन में शहर के बाहर जाना है। रोज भी डॉक्टर है, तो जॉन जैसे अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे रोज का फोन आता है जो उससे गाड़ी की चाबी के बारे में पूछ रही होती है। अब जॉन उससे ये कहकर फोन काट देता है कि देखो वहीं कहीं होगी, ढूंढ लो। फिर यहाँ से जॉन अपनी खबरी क्रिस्टीन से मिलने जाता है जिसके पास लेबर यूनियन हेड की वही वीडियो मौजूद है जिसमें उसे वही पॉलिटिकल लीडर मार रहा है। अब जॉन की जूनियर किम यूनियन हेड के उस केस को देख रही है, तो जॉन क्रिस्टीन से उस वीडियो को देने के लिए कहता है, पर वो जॉन को उसके बदले सबूत के तौर पर एक फोटो देती है और कहती है कि वो वीडियो आपके घर आज शाम तक पहुंच जाएगी। वहां से आने के बाद जॉन उस फोटो को एक लिफाफे में बंद कर देता है ताकि वो इसे किम को दे पाए। साथ ही जिस लॉ फर्म के अंडर जॉन काम करता था उसमें उसका प्रमोशन हो गया है, जिसकी खुशी को मनाने के लिए वो अपने कोवर्कर्स के साथ पार्टी करने चला जाता है। इसलिए वो एक मीटिंग का बहाना बनाकर रोज को एक मैसेज करता है कि देखो आज डिनर पर लेट हो जाएगी, मैं कहीं मीटिंग में हूँ। और इसे देखकर वो काफी दुखी भी होती है और यहाँ वो मस्त पार्टी कर रहा होता है। अब वो किम को लिफाफा देता है और कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है ना, तो ये उसका गिफ्ट है, इसलिए इसे तुम आज रात 12 बजे खोलना। जॉन ने ये वीडियो वाली बात अपने दोस्त एलेक्स से भी बताई होती है। इसी बीच उसको रोज का कॉल आता है क्योंकि रोज ने एक वैन को टक्कर मार दी होती है, पर जॉन उसके फोन को नहीं उठाता और साथ ही फोन को भी ऑफ कर देता है। दूसरी ओर रोज घर में 6 बजे आती है और 1 घंटे के अंदर उसे घर में घुसकर कोई मार डालता है। वहीं बारिश और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण जॉन को टैक्सी वाला वहीं से जाने के लिए कहता है। इसी बीच जॉन का वॉलेट नीचे गिरता है जिसे झुककर उठाने के बाद वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन घर पर पहुंचकर उसे मिलती है अपनी बीवी की लाश। अब ये छोटी छोटी डिटेल दोस्तों मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपके काम आएंगी, ठीक है। पुलिस जॉन से बताती है कि आपकी बीवी का खून 6:40 से 7 बजे के बीच हुआ है और हमें तो ये चोरी का मामला लग रहा है। सीसीटीवी में जॉन के घर के पास एक खाली वैन भी देखने को मिलती है जिसका नंबर जॉन की गाड़ी के डैश कैम में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन उस डैश कैम को भी खूनी ने निकाल लिया था ताकि कोई सबूत ना छूटे। इसी दौरान एंजेला भी घर पर पहुंच जाती है, जिसे जब अपनी माँ की मौत के बारे में पता चलता है तो वो जॉन के गले लगकर काफी रोती है। इस तरह 1 साल बीत जाता है, लेकिन आज तक पुलिस रोज के खूनी को नहीं पकड़ पाई। जॉन ने इसी बीच अपना काम भी छोड़ दिया होता है, पर अब वो अपने दोस्त के समझाने पर फिर से काम करना शुरू कर देता है क्योंकि उसके जीने का सहारा एंजेलिया है। उसके लिए जॉन को ना चाहते हुए भी जीना पड़ेगा। दरअसल जॉन रोज की मौत का कारण खुद को मानता है, क्योंकि अगर उसने उस दिन रोज का फोन इग्नोर नहीं किया होता तो आज शायद वो जिंदा होती। अगली सुबह वो अच्छे से तैयार होकर एंजेलिया को उसके स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाने वाला होता है, पर तभी उसको एक कॉल आता है। जॉन देखता है कि ये नंबर तो उसकी बीवी का है। ओह माय गॉड, वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्या हो गया क्योंकि रोज तो मर चुकी थी। जॉन फोन उठाता है तो उस तरफ से सच में रोज ही बात कर रही होती है, जो कि जॉन से गाड़ी की चाबी के बारे में पूछ रही है।
इस पॉइंट पर जॉन को लगता है शॉक। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो आसपास देखता भी है पर उसे कोई नहीं दिखता। इन सब के दौरान रोज लाइन पर ही होती है, जिससे जॉन कहता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चुपचाप बता दो कि कौन हो तुम। उधर से रोज जॉन को विश्वास दिलाने के लिए ऐसी बातें बताती है जो सिर्फ रोज और जॉन को ही पता होती है, जिससे जॉन को विश्वास हो जाता है कि वो रोज से ही बात कर रहा है। फिर वो रोज से अच्छी तरह पूछता है कि तुम कहाँ हो इस समय। फिर रोज उसे उस दिन की डेट बताती है जिस दिन उसका खून हुआ था, यानी कि रोज 1 साल पीछे के समय से फ्यूचर के जॉन से संपर्क कर रही है। जो बात सुनते ही जॉन ये नहीं सोचता कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन उसके पास एक मौका देखता है अपनी पत्नी को बचाने का। लेकिन उसके पहले ही रोज का फोन कट हो जाता है और इसी बीच हमें न्यूज पर फिर से सोलर फ्लेयर होने की खबर पता चलती है, जो कि पिछले साल की ही तरह इस साल भी हुआ है। और शायद उसी की वजह से मर चुकी रोज, जो कि पास्ट में थी, वो फ्यूचर में जॉन से बात कर पा रही थी। अगर जॉन उसे इस बार बचा लेगा तो फिर से उसका परिवार पूरा हो जाएगा, और जो हुआ वो कभी होगा ही नहीं। पर जॉन खुद से रोज को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, सिर्फ रोज ही उससे कांटेक्ट कर सकती है। इसलिए जॉन बस उसके फोन का इंतजार करता है कि कब आएगा कब आएगा। तभी कुछ देर के बाद जॉन का फिर से फोन बजता है। तभी कुछ देर के बाद रोज का फोन उसे फिर आता है, जिससे दोबारा से जॉन डेट पूछने के साथ टाइम भी पूछता है। डेट तो 1 साल पहले की है, लेकिन टाइम बिल्कुल वही है। ये सुनते ही जॉन रोज से कहता है कि देखो कुछ भी हो घर मत जाना, तुम हॉस्पिटल से निकलना भी मत, क्योंकि रास्ते में तुम एक गाड़ी को टक्कर मार दोगी, जिससे गाड़ी के सामने की तरफ एक डेंट पड़ जाएगा। और ऐसा सच में हुआ है, और मैंने उस डेंट को आज तक ठीक भी नहीं करवाया। जब जॉन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, तभी एक इमरजेंसी के कारण रोज को जाना पड़ता है, इसलिए वो फोन कट कर देती है। इसके बाद रोज हॉस्पिटल से निकलती है और उसी दौरान उसे एंजेलिया का फोन आता है, जिससे बात करने के दौरान अचानक से रोज के सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे टकराने से पहले वो खुद ही अपनी गाड़ी रोक देती है। और ऐसा वो इसीलिए करती है क्योंकि उसे जॉन की बात याद आ गई थी। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, तो इस बार वो गाड़ी वाला रोज को टक्कर मार देता है, जिससे प्रेजेंट के समय में जो गाड़ी पर डेंट पड़ा था वो सामने की जगह पीछे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पास्ट में जो भी चेंज होगा उसका प्रभाव प्रेजेंट में दिखेगा। यहाँ तक कि जॉन के जिस दोस्त को गाड़ी के सामने की डेंट के बारे में पता था, वो भी जॉन के पूछने पर कहता है कि डेंट तो सही जगह पर है, वो पीछे तो था। मतलब कि जो भी बदलाव प्रेजेंट में हो रहे हैं वो सारे सिर्फ जॉन को ही याद है। बाकी सभी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कि बदलाव के हिसाब से लोगों के दिमाग से पुरानी याददाश्त मिटकर नई याददाश्त बन रही है। अब जॉन के पास घर पहुंचकर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। 6:30 बजते ही रोज फिर उसे फोन करती है और पूछती है कि तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता था। इस पर जॉन उसे पूरी बात बताता है कि मैं फ्यूचर से बोल रहा हूँ और रोज आज हमारे घर में एक चोर घुसकर आने वाला है और वो तुम्हें मार देगा। वो रोज से तुरंत घर छोड़ने के लिए कहता है, पर रोज को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसे सुनकर जॉन दरवाजा खोलने से मना करता है कि मत खोलना दरवाजा, जबकि दरवाजे के बाहर एक डिलीवरी मैन होता है। रोज जॉन के कहने पर दरवाजा नहीं खोलती, मगर फिर से बेल बजती है और इस बार घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है जिसने मास्क पहना हुआ है। उसी वक्त अचानक लाइट भी चली जाती है। फिर वो आदमी घर में घुसता है और इस दौरान जॉन भी फोन पर है। रोज को वो आदमी मारने की कोशिश करता है और इस वक्त जो भी टूट फूट होती है वही प्रेजेंट में जॉन के सामने भी चीजें बदलती जाती हैं। रोज किसी तरह से उस आदमी से बचते हुए वहां से भागकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। इधर जॉन भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी बीवी के केस के बारे में पूछता है, तो वहां उसे पता चलता है कि 1 साल पहले ऐसा कोई मर्डर केस हुआ ही नहीं। ये सुनकर जॉन काफी खुश होता है और उसे लगता है कि उसने पास्ट में अपनी बीवी को मरने से बचा लिया। इधर रोज के घर भी पुलिस चेक करती है, जहाँ उन्हें घर से कोई भी चीज गायब होने का सुराग नहीं मिलता, जिस कारण वो रोज के घर की छानबीन करने के बाद आराम से चले जाते हैं। अब रोज को जॉन की बात का विश्वास हो गया है कि वो सच कह रहा है। वो फिर से जॉन को कॉल करती है, जो कि पास्ट को बदलकर काफी खुश होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी बीवी को बचा लिया। रोज उससे पूछती है, क्या तुम जानते हो वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की? इस पर जॉन बताता है कि उसका तो पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई। यहाँ जॉन को याद आता है कि डैश कैम में उस आदमी की वैन का नंबर होगा, इसलिए वो रोज से डैश कैम चेक करने के लिए बोलता है, जिसे देखने के बाद वो जॉन को उस वैन का नंबर बताती है। पर तभी बैटरी खत्म हो जाती है और जॉन का फोन बंद हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन में ही अपना फोन चार्ज करने लगता है। इधर रोज के पास एक डिटेक्टिव आता है, जो कि उसकी कंप्लेंट पर पूछताछ करने और साथ ही घर को देखने आया हुआ है। वो अपना नाम रॉबर्ट बताता है
असल में रॉबर्ट ही वो आदमी था जो कि रोज को मारने के लिए आया था। इस और जॉन क्रिस्टिन को कॉल करके उस वैन का नंबर देता है और कहता है कि इसका नाम और एड्रेस पता करके बताओ, जिस पर क्रिस्टिन कहती है कि तुम अभी तक इस केस के पीछे पड़े हुए हो। उस बात को 1 साल हो गया है, इसलिए तुम्हें भी अपने दिमाग से वो चीजें निकालनी होंगी। ये चीज सुनते ही जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यानी कि उसकी बीवी की मौत हो गई है। वो पास्ट बदलने के बाद भी उसे बचा नहीं पाया। फिलहाल आगे हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि रॉबर्ट से बता देती है कि मुझे 1 साल के बाद के फ्यूचर से अपने पति का फोन आया और उन्होंने मुझे स्ट्रॉबेरी के बारे में बताया। यहाँ रॉबर्ट रोज से जॉन को कॉल करने के लिए कहता है, जो कि जैसे ही कॉल करती है तो जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी मौत अभी टली नहीं है, तुम पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। रोज उसे बताती है कि मेरे साथ एक डिटेक्टिव है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। जॉन रॉबर्ट से बात करता है और उसे सब कुछ बताता है। रॉबर्ट को भी विश्वास नहीं होता और वो अचानक से फोन कट कर देता है। फिर रोज नोटिस करती है कि रॉबर्ट को उसने जॉन का नाम नहीं बताया था, फिर भी वो जॉन का नाम जानता था, यानी कि रॉबर्ट डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक किलर है जो रोज को ही मारने आया है। अब रोज रॉबर्ट से कहती है कि मैं अपनी गाड़ी में कुछ भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर रॉबर्ट उस पर हमला कर देता है और इस पॉइंट पर रोज रॉबर्ट के चेहरे पर स्पार्क प्लग से घाव देती है। साथ ही रॉबर्ट भी उसके पैर में चाकू को आर पार कर देता है, पर रोज गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इधर क्रिस्टीन जॉन को कॉल करके बताती है कि ये नंबर किसी रॉबर्ट का है और साथ ही वो उसके घर का एड्रेस भी जॉन से शेयर करती है। पर तभी अचानक से कुछ अजीब होता है। जॉन देखता है कि पुलिस की वांटेड लिस्ट में उसका नाम और चेहरा है, जिस पर अपनी बीवी को मारकर फरार होने का इल्जाम लगा हुआ है। इसके साथ जॉन का पूरा लुक भी बदल जाता है, साथ ही उसके दिमाग में कुछ नई यादें भी पैदा हो जाती है, यानी कि पास्ट में रॉबर्ट ने रोज को मारकर वहां जॉन के खिलाफ सबूत छोड़े, जिससे वो फंस गया। और क्योंकि जॉन पुलिस स्टेशन में ही बैठा था तो उसको देखकर पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जॉन उन सभी को मारकर वहां से भाग निकलता है। जिसके साथ ही हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने घाव में स्टिचेस लगाती है। इधर जॉन को हर जगह पुलिस ढूंढ रही है, जो कि रॉबर्ट के घर पहुंचता है, पर वो वहां नहीं होता। वो रॉबर्ट के घर की पूरी तलाशी लेता है, जिसे वहां पर एक डैश कैम और वही लिफाफा मिलता है जो कि जॉन ने पास्ट में किम को दिया था। ये सब लेकर जॉन वहां से चला जाता है। इधर जॉन के फरार होने के बाद जेम्स नाम का ऑफिसर इस केस पर काम करने लगता है, जिसे ये समझ में नहीं आता कि एक वांटेड आदमी अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन क्यों आएगा। वहीं दूसरी ओर जॉन के रॉबर्ट के घर में होने के बाद पुलिस को सीसीटीवी के जरिए पता चल जाती है, तो वो उसके घर पर आ जाते हैं। अब रॉबर्ट को जब पता चलता है तो वो देखता है कि जॉन डैश कैम लेके चला गया है, इसलिए वो अपने पुराने बॉस बेंजामिन, जो कि वही लोकल लीडर है जिसने यूनियन लेबर के हेड को बुरी तरह मारा था, उससे कुछ मदद मांगता है। दरअसल रॉबर्ट बेंजामिन के लिए ही काम करता था। उसने रोज को इसीलिए मारा क्योंकि रोज ने उसका चेहरा और सच देख लिया था। अब क्योंकि रॉबर्ट की एक बेटी है तो वो किसी भी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता, इसलिए वो फिर से अपने पुराने काम में लौट जाता है ताकि वो जॉन को ढूंढकर उससे वो डैश कैम लेने के साथ उसे भी मार कर ये किस्सा खत्म कर दे। फिर हमें जॉन दिखाया जाता है जो कि एक पब्लिक फोन से अपनी बेटी एंजेलिया से बात करता है। अब इस नए बदलाव की वजह से जॉन ने एंजेलिया से रोज की मौत के बाद से बात ही नहीं की है, क्योंकि इस इल्जाम की वजह से वो फरार हो गया था। वो अपनी बेटी से भी बताता है कि बेटी, मैंने रोज यानी तुम्हारी माँ को नहीं मारा। साथ ही वो उससे बात ना करने के लिए माफी भी मांगता है। हालांकि एंजेला के साथ पुलिस वाले, जिन्होंने बाप बेटी की बातों के दौरान जॉन की लोकेशन को पता लगा लिया है, वो सभी जॉन को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिन्हें जॉन भी देखता है। और जॉन की नजर तभी किम पर पड़ती है, जिसे मारने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। अब उसे देखकर जॉन किम का पीछा करने लगता है। इधर पुलिस भी उसको चारों तरफ खोज रही होती है। वहीं जॉन किम को उसे मारने आए हुए लोगों से बचाता है, जिन्हें जाहिर है बेंजामिन ने भेजा होगा। वो किम को एक तरह खींचकर उससे उस लिफाफे के बारे में पूछता है जो उसने उसके बर्थडे पे 1 साल पहले दिया था। किम बताती है कि उस वक्त मैं साबित नहीं कर पाई क्योंकि आपने लिफाफे में फोटो तो दी थी पर वो वीडियो नहीं दिया जिसमें बेंजामिन का चेहरा साफ नजर आ रहा था। फोटो तो काफी ब्लर थी, उससे कुछ भी साबित करना नामुमकिन के बराबर ही था। अब यहाँ पर किम और जॉन बात कर ही रहे होते हैं, तभी जॉन के सामने पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर उसे वहाँ से भागना ही पड़ता है। काफी लंबी भाग दौड़ के बाद पुलिस जॉन को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर तो जॉन पानी में कूद जाता है और इस तरह वो पुलिस के चंगुल से बच जाता है। पर पानी
में वो लिफाफा और डैश कैम दोनों ही जॉन से गिर जाते हैं। फिर जॉन एक सुनसान गली में जाता है जहाँ उसको जाते हुए एंजेला देखती है जो कि वहीं पर मौजूद थी। उसी वक्त जॉन को रोज का फोन आता है जिससे जॉन कहता है कि याद करो कोई लेटर या लिफाफा आया था क्या जो तुम्हें लेटर बॉक्स में मिला होगा। अब इनकी बात और आगे बढ़ पाती तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है जो जॉन से फोन छीनकर रोज से बात करता है। असल में रॉबर्ट को याद था कि उसने 1 साल पहले फ्यूचर के जॉन से बात की थी और अब वो पास्ट में मर चुके रोज से बात कर रहा है। उसे विश्वास तो नहीं होता लेकिन ये हो रहा था। अब वो भी इस पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सब कुछ जान चुका था तो वो कहानी को खत्म करने के लिए जॉन को मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहाँ पर जेम्स आ जाता है जिसको देखकर रॉबर्ट को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर जेम्स जब वापस जॉन को पकड़ने आता है तो वो भी भागने की कोशिश करता है पर तभी जेम्स को एंजेला वहाँ आकर रोक लेती है जिससे उसके पापा जॉन आराम से भाग पाए। उधर अब बेंजामिन को उस लिफाफे की वजह से पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है जो कि उन्हें पानी में मिल गया था। हालांकि डैश कैम पानी में खराब हो चुका है इसलिए बेंजामिन रॉबर्ट से मिलकर उसको जल्द से जल्द पुलिस से पहले जॉन को खत्म करने का काम देता है और इस दौरान बेंजामिन का एक आदमी हमेशा रॉबर्ट के साथ रहेगा जब तक वो जॉन को नहीं मार देते और ये बात रॉबर्ट को पसंद नहीं आती पर वो कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ जॉन का फोन रॉबर्ट ने तोड़ दिया था इसलिए उसको बनवाने के लिए जॉन क्रिस्टिन के पास जाता है। यहाँ क्रिस्टिन उसका फोन बना तो देती है और अगले ही पल उसको रोज का कॉल आता है। रोज जॉन से बताती है कि लेटर बॉक्स में मुझे एक लिफाफा मिला था उसे मैंने घर पर रखा है मैं उसे लेने जा रही हूँ। इस पर जॉन कहता है कि नहीं तुम कहीं मत जाओ तुम्हें वो मार सकता है। यहाँ उसने मुझे तुम्हारे खून के इल्जाम में फंसा दिया। रोज बोलती है कि मेरे पास रॉबर्ट का चाकू है जो उसने मेरे पैर पर मार दिया था तो मैं उस चाकू को यहीं हॉस्पिटल में छिपा रही हूँ जो कि किसी को नहीं मिलेगा। उसे काम करो तुम जाकर ले लो इससे कम से कम तुम्हारा नाम तो हट जाएगा। उसके कहने पर जॉन ऐसा ही करता है पर साथ ही वो अपने दोस्त एलेक्स को कॉल करके इस बारे में बता देता है जहां हम समझ पाते हैं कि एलेक्स रॉबर्ट से मिला हुआ है। वो भी बेंजामिन के लिए काम करता है जो कि रॉबर्ट को मैसेज करके उसके हॉस्पिटल में होने के बारे में बता देता है। यहाँ जॉन ने एलेक्स को ये इसलिए बताया ताकि अगर जॉन को कुछ हो भी जाए तो एलेक्स उसकी बेटी एंजेला का ख्याल रख पाए लेकिन उसे क्या पता उसका दोस्त नहीं दुश्मन है वो। फिलहाल हॉस्पिटल से वो चाकू लेने के बाद जॉन जब बेसमेंट में अपनी गाड़ी में आता है तभी वहाँ पर रॉबर्ट भी पहुँच जाता है पर इस बार जॉन के पास राइफल मौजूद थी जिसकी एक गोली वो बेसमेंट के दरवाजे के स्विच पर चलाता है जिससे वो दरवाजा बंद होने लग जाता है और जॉन कैसे भी करके उसके बंद होने से पहले भागकर बाहर निकल जाता है और इस तरह रॉबर्ट अंदर ही रह जाता है। जॉन जाते हुए उसको चाकू भी दिखाता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जॉन के जाने के बाद ये सब कुछ देखकर बेंजामिन का आदमी रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है क्योंकि अगर रॉबर्ट फंसा तो बेंजामिन का पर्दा भी फाश हो जाएगा अगर रॉबर्ट उस आदमी को ही मार गिराता है। हालांकि वो भी घायल हो चुका है उसके पेट में भी चाकू लग जाता है। उधर रोज उस लिफाफे को लेने के लिए घर की तरफ जा रही होती है पर घर के बाहर जब वो पहुंचती है तो वहाँ उसको रॉबर्ट दिखाई देता है जो कि उसे ही ढूंढ रहा था इसलिए वो वहीं पर छिप जाती है। उसी दौरान रोज को उसके समय के जॉन का कॉल आता है जो कि एक टैक्सी में बारिश के बीच फंसा हुआ है यानी कि फ्यूचर वाला जॉन नहीं है ये। वो जॉन से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। फिर वो जाकर आसपास देखने लगती है तभी हमें वही फिर से सीन दिखा जाता है जब जॉन का वॉलेट नीचे गिरता है और उसे जब जॉन उठाने गया तो रोज इसी वजह से उसको देख नहीं पाई और उसी वक्त उसके सामने रॉबर्ट आ गया जिसने जॉन का फोन कट कर लिया था और फिर उसका मुंह और हाथ बांधकर उसे घर लेके गया ताकि वो रोज से वो लिफाफा यानी उसमें मौजूद पेन ड्राइव जिसमें बेंजामिन का वीडियो था उसे हासिल कर पाए। यहाँ रोज रॉबर्ट को गुमराह करने के लिए उसे बता देती है कि वो लिफाफा ऊपर के कमरे में है इसलिए रोज को वो ऐसे ही बांधकर ऊपर कमरे में देखने चला जाता है जबकि लिफाफा वहीं होता है। दूसरी ओर फ्यूचर में रॉबर्ट जॉन के घर आकर एंजेला को बंदी बना लेता है। फिर वो जॉन को वहां आने के लिए बोलता है। यहाँ हम एलेक्स को भी देखते हैं जो कि रॉबर्ट से कहता है कि तुम चाहे जो करो लेकिन तुम एंजेला को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और ये बात सुनकर तो रॉबर्ट उसे भी मार देता है। फिर जब जॉन आता है तो वो रॉबर्ट का ध्यान भटकाकर उस पर सीधा हमला कर देता है। रॉबर्ट को बेहोश करने के बाद वो अपनी बेटी को आजाद करता है पर तब तक रॉबर्ट को होश आ जाता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। एंजेला फिर जॉन के कहने पर ऊपर की तरफ भागती है और रॉबर्ट यहाँ जॉन को चाकू मार देता है। फिर वो एंजेला के पास ऊपर जाता है। इसी दौरान पास्ट में भी रोज खुद को छुड़ाकर उस लिफाफे को लेकर छिप जाती है। फिर बौखलाया हुआ रॉबर्ट नीचे आता है तो रोज उस पर वार कर देती है। फिर रॉबर्ट रोज को गला घोटकर मारने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी उसी वक्त जॉन आकर रॉबर्ट को पीछे से मार देता है जिससे रोज की जान बच जाती है और पास्ट में हुए इस बदलाव की वजह से फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाता है। जॉन के दिमाग में इस 1 साल की बिल्कुल नई और खुशियों से भरी यादें आ जाती है। जब वो जागता है तो देखता है उसकी
उसकी बीवी और बेटी दोनों ही एकदम सही हैं, मगर उसे बाकी चीजें भी अच्छे से याद है कि कैसे उसने सब कुछ बदला और अपनी बीवी को मरने के बाद वापस लेकर आ गया। उस वीडियो से बेंजामिन को भी सजा हो जाती है और अपने इस नए कल से जॉन काफी खुश हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।